Good morning, class. Today I'm going to start your first chapter of history. Glorious India from the beginning to 1206 CE. Class, students have many doubts regarding the syllabus of exam, so you must watch video. ओके कि कौन से टॉपिक्स कट हैं वो मैं इस चैप्टर में ही साथ के साथ आपको बताती जाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Since the very beginning, the history and culture of India has been prestigious and glorious. कह रहे कि स्टार्टिंग से ही हमारी इंडिया का जो कल्चर है, हिस्ट्री है, वो काफ़ी प्रेस्टिजियस मतलब नामी, काफ़ी फेमस, काफ़ी ग्लोरियस रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है. इंडिया वॉज रिनाउंड एज द वर्ल्ड लीडर. इंडिया फेमस था वर्ल्ड लीडर और गोल्डन बर्ड के नाम से. ओके, सोने की चिड़िया कहा जाता था और पूरी वर्ल्ड को लीड करने वाला ओके वर्ल्ड लीडर कहा जाता था. रिगार्डिंग द एंटायर वर्ल्ड टू बी आवर फैमिली, वसुदेव कुटुंबकम, praying for the benefit and health of the entire mankind, Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, is embedded in our ideals. ओके, क्या कहा जा रहा है पूरी वर्ल्ड को. ओके, हमारा जो भारत है, ओके हमारी कंट्री इंडिया पूरा एक परिवार मानता है. वसुदेव कुटुंबकम की फीलिंग्स है इसके अंदर, मतलब पूरी दुनिया हमारा घर है और सबका एंटायर ओके बेनिफिट एंड हेल्थ ऑफ एंटायर मैनकाइंड, मतलब हर एक ह्यूमन बीइंग का भला हो. ठीक है, ऐसी फीलिंग्स हमारी मेन आइडियल्स, हमारे मेन आदर्श माने जाते हैं. A global form of Indian culture is depicted from excavation and archaeological remains. The overseas Indian reachers were known as Dipantar. Indians traveled in powerful ships and reached Brahmadesh, Siam, Indonesia, Malaysia, Australia, Borneo, Philippines, जापान एंड कोरिया. ओके, क्या कह रहा है कि हमारी ग्लोबल फॉर्म जो है हमारे इंडियन कल्चर की, वो आप देख सकते हैं इसके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स भी, मतलब जो भी आज हम खुदाई करते हैं, हम इतनी कुछ चीज़ें पुरानी हमारे यहाँ पे इस्टेब्लिश है या बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे इंडिया का कल्चर कितना ग्लोरियस है. इंडिया के जो समुद्र पार रीजन्स थे उन्हें दीपांतर नाम से जाना जाता था. इंडियंस ने काफ़ी सारी ओके कंट्री में ट्रैवल भी किया है शिप्स के थ्रू, जैसे कि ब्रह्मदेश, सियाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ओके जापान, बॉर्नियो, फिलीपींस, जापान एंड कोरिया. एंड दे स्टैब्लिश देयर पॉलिटिकल एंड कल्चरल एम्पायर देयर. और वहाँ पे जाके उन्होंने अपना पॉलिटिकल और कल्चरल एम्पायर मतलब ओके भी बसाया है. द पोर्ट्स एंड नेवल पावर ऑफ एंशियंट इंडिया वर इन वेरी डेवलप्ड कंडीशन. पुराने टाइम में हमारी इंडिया की जो कंडीशन थी, पावर थी, वो काफ़ी डेवलप थी. द स्कॉलर हैव मेंशन अबाउट शिप्स विच यूज टू सेल इन रिवर इंडस अराउंड 6000 ईयर्स अगो. इवन जो बड़े बड़े विद्वान हैं उन्होंने भी मेंशन किया है अपने बुक्स में ओके जो हमारे यहाँ के शिप्स जहाज होते थे वो ओके इंडस रिवर के पार कैसे आज से 6000 ईयर्स पहले सेलिंग किया करते थे. इंडियंस ट्रैवल टू सेवरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू वाटरवेज. ओके, वाटरवे के थ्रू इंडियंस जो थे वो काफ़ी सारी कंट्री की ट्रैवल किया करते थे, एज वेल एज रोडवेज ऑल्सो, एंड इंट्रोड्यूस द पीपल रिसाइडिंग इन दोज डिस्टेंस कंट्रीज विद आर रिलीजन एंड कल्चर. और दूसरे ओके देश के लोगों को हमारी कंट्री का रिलीजन और कल्चर बताया करते थे. These brave warriors propagated Indian philosophy, astrology, military skills, political science, music and Vedic treatises ओके अक्रॉस द वर्ल्ड. और इन्हीं ब्रेव वॉरियर्स ने हमारे यहाँ की इंडिया की फ़िलासफ़ी, एस्ट्रोलॉजी, मिलिट्री स्किल्स ओके इन सबको पूरे वर्ल्ड में फेमस किया है. राइट फ्रॉम द बिगनिंग वी कैन नोटिस द एक्सट्रीमली डेवलप फॉर्म ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया. तो स्टार्टिंग से ही हमने देखा है कि हमारी कंट्री की जो सिविलाइजेशंस रही है पुरानी, वो कितनी ज़्यादा डेवलप थी, पूरे वर्ल्ड में फेमस थी. Indus Valley civilization, Vedic civilizations present during the time of Ramayana and Mahabharat, they all have been the part of the golden period of India. उस वक्त हमारी कंट्री का गोल्डन टाइम था, मतलब जब डेवलपमेंट ओके अपने समिट पे था. ओके एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल, ओके एवरीथिंग वाज सो डेवलप्ड. द वेदास आर रिगार्डेड एज द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज फॉर द वर्ल्ड. पूरी वर्ल्ड में हमारे जो वेद है वो ज्ञान का भंडार, ठीक है ना, स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज माने जाते थे. इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट वाज रिगार्डेड द बेस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर में सबसे बेस्ट मानी जाती थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन. द रामायण एंड महाभारत, they have been renowned as the treaties depicting
वेरियस आइडियोलॉजीज एंड पॉलिसीज ऑफ इंडिया। ओके, ये दोनों जो ग्रंथ है हमारे रामायण महाभारत, ये इतने फेमस थे कि इसमें ठीक है ना बहुत सारी चीज़ों की ओके पॉलिसीज़ और काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज मिला करती थी। Democratic and constitutional form of administration has been the ideal of महाजनपद पीरियड। जो महाजनपद टाइम था उसमें हमारे डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब डेमोक्रेसी थी, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचा जाता था, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म था, ओके रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते थे। वी नोटिस द प्रेजेंस ऑफ वेरियस जनपद इन द पोस्ट वैदिक पीरियड। ओके, वैदिक पीरियड के बाद का जो टाइम था जनपद पीरियड, उसमें उनके काफ़ी सारे सॉरी उस टाइम में काफ़ी सारे जनपद होते थे। बाय दिस टाइम आयरन वॉज वाइडली यूज इन नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड वेस्टर्न बिहार। इस टाइम तक ओके आयरन काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने लगा था नॉर्थ एरिया में और वेस्टर्न बिहार में। The technique of using iron changed the lifestyle of people in a significant manner। और आयरन को यूज़ में लेने का जो लाइफस्टाइल था उसने लोगों की लाइफ को ही चेंज कर दिया। एंड ड्यू टू दिस द टेंडेंसी ऑफ अर्निंग ए परमानेंट लाइवलीहुड टू लिव लाइफ इज सटनली स्ट्रेंथन। और पैसे कमाने की एक ओके परमानेंट तरीका, एक परमानेंट लाइवलीहुड ओके लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जब से आयरन को ठीक है ना हमारे इंडियंस ने काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लेना शुरू किया, उनका लाइफस्टाइल चेंज हुआ, परमानेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई, ओके काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, लोग ओके एक पर्टिकुलर तरीके से पैसे अर्न करने लगे। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, कॉमर्स रिजल्टेड इनटू द डिक्लाइन ऑफ द एंशिएंट ट्राइबल सिस्टम। और जैसे जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स डेवलप हुआ, वैसे वैसे हमारा जो पुराना ट्राइबल सिस्टम था और टाइनी जन ओके वो कम होने लगे और उसकी जगह लार्ज जनपद बनने लगे। By 6th century CE, these जनपद्स were replaced by महाजनपद। उसके बाद ये जनपद महाजनपद के अंदर चेंज हो गए। In the beginning of 6th century CE, united form of administration was completely absent in North India। क्या कह रहे हैं, 6th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो एडमिनिस्ट्रेशन की यूनाइटेड फॉर्म थी वो बिल्कुल नहीं थी नॉर्थ इंडिया में। एंटायर रीजन वॉज डिवाइडेड इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट। ओके, सारे जो रीजन्स थे वो अलग अलग स्टेट के अंदर डिवाइड थे, जैसे कि आज है अलग अलग स्टेट बने हुए हैं। दी स्टेट्स वर लार्जर, काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेट्स थे। दे वर मोर पावरफुल एज़ कम्पेयर टू द स्टेट ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड। ओके, और ये जो स्टेट थे वो बहुत पावरफुल भी थे कंपैरेटिवली द स्टेट ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड। नाउ क्लास, ये जो आपका ए पॉइंट है महाजनपद पीरियड, ये आपका डिलीट हो चुका। उसके बाद में आप देखेंगे ये मेजर जनपद ऑफ राजस्थान, जंगल और ये सब कुछ, ठीक है, ये भी आपका पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है पार्ट। उसके बाद में हम शुरू करेंगे यहाँ से बी से। मौर्य, शुंग, सतवाहन, गुप्त, वर्धमान, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चोल ओके, पल्लव एंड चालुक्य डायनेस्टी। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी है, जैसे कि शुंग, सतवाहन ओके, पाल, राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव, चालुक्य, ठीक है। इसमें से भी काफ़ी सारे टॉपिक जो मैं आपको साथ के साथ बताती रहूँगी कि कौन कौन से डिलीट हुए हैं। So let's start from here. Maurya dynasty. One of the 16 Mahajanpad, Magad, rose in the form of a dynasty during the period of Haryankya dynasty, and with lapse of time, Magad established its control on around entire part of North India। कहता है कि 16 महाजनपद में से एक था मगध, okay, which rose in the form of dynasty during the period of Harakya dynasty with lapse of time। बाद में जो मगध था वो एक इतनी बड़ी डायनेसिटी बन गया कि उसने हमारी इंडिया के पूरे नॉर्थ इंडियन पार्ट के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। अब हम देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्य डायनेसिटी। मौर्य डायनेसिटी कैसे हमारी इस्टेब्लिश हुई। अराउंड 326 CE, a despotic ruler of Nand dynasty ruled upon the royal throne of Magad। At that time, northwest India was terrified by Alexander's invasion। क्या कह रहे हैं, 326 CE में ओके देयर वाज अ
डेस्पोटिक रूलर ऑफ नंद, ओके, नंदा डेंसिटी, जिसने रॉयल थ्रोन के ऊपर मगध की रूल किया। ओके, एंड उस वक्त नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अलेक्जेंडर अटैक कर रहा था। देयर वाज अ टेरर मीन्स, ओके, डर था अलेक्जेंडर के इन्वेजन का। द सब्जेक्ट्स वर सफरिंग फ्रॉम द एट्रोसिटीज ऑफ देयर किंग। वहाँ के लोग भी जो थे वो अपने राजा की, ओके, नेचर से परेशान थे। वो बहुत ज़्यादा तानाशाही कर रहा था। पीपल ऑफ द स्टेट वर डिससेटिस्फाइड फ्रॉम हिम ड्यू टू exorbitant burden of taxes। जो लोग थे वो थे बहुत ज़्यादा टैक्सेस के बर्डन से परेशान थे। इन सच कंडीशंस Magad was in need of such a person who could eliminate the problems which had risen due to foreign invasion। उस वक्त मगध में एक ऐसी पर्सन की नीड थी जो इन सब प्रॉब्लम्स को हटा सके। ओके, जो फॉरेन इन्वेजन की वजह से जो प्रॉब्लम्स, ओके, बाहर का जो, ओके, अलेक्जेंडर था वो अटैक कर रहा था, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम अराइज हुई उन सबसे छुटकारा मिल सके। एंड इस्टेब्लिश द आइडल्स ऑफ अ ग्लोरियस रूलर बाय यूनाइटिंग द स्टेट। और एक ऐसा, ओके, मगध को रूलर मिले जो स्टेट को यूनाइट करे। इन नो टाइम कौटिल्य स्टूडेंट चंद्रगुप्त इमर्स्ड ऑन द पॉलिटिकल हॉराइजन ऑफ इंडिया। और थोड़े ही टाइम बाद में कौटिल्य का स्टूडेंट चंद्रगुप्त वो, ओके, इंडिया के अंदर एक नया इमर्ज होने लगा। एंड इस्टेब्लिश्ड अ न्यू डेंसिटी कॉल्ड मौर्य डेंसिटी। और इसने एक नई डेंसिटी इस्टेब्लिश की जिसे हम मौर्य डेंसिटी के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य 322 CE 298 CE। With the help of his guru Chanakya, Chandragupta ascended the royal throne of Magadha at the age of 25। अपने गुरु चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने 25 साल की उम्र में मगध का जो थ्रोन था, गद्दी थी, उसे हराया। by defeating धनानंदा who was the last नंदा रूलर। ओके, जब मगध में नंदा रूलर धनानंदा था उसको हरा के, ओके, वो मगध की गद्दी पे बैठ गए। Through his extensive victorious campaign, Chandragupta Maurya established the first all India inclusive empire। ओके, अपनी विक्टोरियस कैंपेन से, ओके, जीत जीत के उसने क्या करा, पूरा चंद्रगुप्त मौर्य उसने इस्टेब्लिश किया फर्स्ट ऑल इंडिया एक्सक्लूसिव एम्पायर। इन 305 CE he defeated and then Greek ruler Seleucus Nicator. After entering into an alliance, Seleucus took 500 elephants from Chandragupta and surrendered ईस्टर्न अफगानिस्तान। उसके बाद में जो सैल्यूकस था उसने भी उसके सामने सरेंडर कर दिया बलूचिस्तान एंड द रीजन प्रेजेंट इन द वेस्ट ऑफ रिवर इंडस टू चंद्रगुप्त। ओके, और उसने अपना जो एरिया था वो भी चंद्रगुप्त को सरेंडर कर दिया। ही ऑल्सो गॉट हिज डॉटर मैरिड टू चंद्रगुप्त। और साथ साथ उसने अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त से की। एंड सेंड मैगस्थनीज एज इज एम्बेसडर इन चंद्रगुप्त कोर्ट। और ओके, मैगस्थनी जो था उसको अपना एम्बेसडर बना के उसने चंद्रगुप्त के महल में भेज दिया। पार्ट ऑफ काबुल, हेरत, कांधार, बलूचिस्तान, पंजाब, प्लेन ऑफ गंगा एंड यमुना, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य एंड कश्मीर वर इंक्लूडेड इन द ग्रेट किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त। और साथ साथ ये सारे रीजन चंद्रगुप्त के कंट्रोल में आ गए। इट इज़ नोन फ्रॉम द तमिल ट्रीटीज Ahanuru and, okay, Puranuru that Chandragupta invaded South India also। ओके, हमें तमिल के कुछ जो ओके वो हैं, ओके, कुछ पुरानी वो है, उससे हमें ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने साउथ इंडिया में भी अटैक किया था। इन हिज ओल्ड एज ही टुक इनिटिएशन ऑफ जैन रिलीजन फ्रॉम भद्रबाहु। ओके, बाद में पता चलता है कि जब, ठीक है ना, वो बूढ़ा हो गया था चंद्रगुप्त तो उसने जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी भद्रबाहु से। एंड इन 219 CE ही डाइड इन श्रवण बेलगोड़ा, मैसूर, जिसे आज नाम से जाना जाता है, थ्रू फास्टिंग। बाद में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिंदुसरा 298 से 272 CE। बिंदुसरा वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त। ओके, ये चंद्रगुप्त का बेटा था, उसका वंश था। हु वॉज कॉल्ड एज Amitrites by Greek author। In Vayu Puran he has been called Madrasara and in Jain text he has been called as Singha ओके, उसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। ही conquered the decent साउथ इंडियन regions also। उसने बाद में साउथ इंडिया के जो एरिया थे उसको भी अपने एरिया में मिला लिया। एंड इंक्लूडेड दैम इन मगध एम्पायर। उन सबको मगध एम्पायर में शामिल किया। अकॉर्डिंग टू दिव्यदन संन्यास
I don't know what is written. Of Buddhist tales, two revolts took place in Takshila during his reign, and to crush these revolts, firstly Ashok and then his elder brother Sushim was sent. ओके, तो क्या कहा जा रहा है, कुछ पुराने दिव्यधना से पता चलता है, एक बुद्धिस्ट टेल है, ठीक है, उसकी स्टोरी कि दो रिवॉल्ट का मतलब दो लड़ाई हुई थी, इन तक्षशिला, किसके काल में, बिंदुसारा के काल में, टू क्रश दीज रिवॉल्ट्स, और ये जो लड़ाई हुई थी युद्ध, इनको क्रश करने के लिए पहले अशोक और उसका बड़ा भाई सुशीम भेजे गए. इन द रॉयल कोर्ट ऑफ बिंदुसरा, ग्रीक रूलर एंथिकस appointed a person named Damcus as the ambassador. According to Pliny, Roman king Philadelphus, had sent a Roman ambassador named Ansis in Bindusara court. उसके बाद हम पढ़ेंगे अशोक 273 से 232 CE. According to Jan Hersey, Ashoka occupied Magad's rule against the wish of According to Jan Hersey, Ashoka occupied Magad's rule against the wish of Bindusara. बाद में कुछ डॉक्यूमेंट से ये पता चलता है कि अशोक ने बिंदुसरा की विश के अगेंस्ट जाके, उसकी मर्जी के खिलाफ जाके मगध का जो राज्य था वो अपने हाथ में ले लिया. फ्रॉम मास्की एंड गजर रिकॉर्ड्स डिस्कवर्ड फ्रॉम साउथ इंडिया. बाद में ये जो दो रिकॉर्ड हैं इनसे भी पता चलता है. फ्रॉम साउथर्न इंडिया, हिज नेम इज़ फाउंड टू बी अशोका. इसका नाम अशोका था. इन द रिकॉर्ड्स अशोक हैज़ बीन अडॉर्न विद टाइटल्स. बाद में रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसे काफ़ी सारे टाइटल्स दिए गए थे, जैसे कि देवप्रिय, देवाम प्रियदर्शी. द प्रिंसेस ऑफ विदिशा गिव बर्थ टू अशोक डॉटर संघमित्रा. विदिशा की जो प्रिंसेस थी उसने अशोक की बेटी संघमित्रा को जन्म दिया और उसका बेटा महेंद्र. हिज क्वीन कुरुवाकी इज मैंशन इन द रिकॉर्ड्स इंस्क्राइब्ड बाय महेश. अशोक के जो बाद में रिकॉर्ड्स थे उसमें भी पता चला है कि उसकी जो क्वीन कुरुवाकी भी थी. आफ्टर 7 years ऑफ हिज कॉरोनेशन, मतलब उसके प्रिंस बनने के बाद में, अशोक इंक्लूडेड वेरियस रीजन्स ऑफ कश्मीर एंड खोतान इन हिज एम्पायर. उसने कश्मीर और खोतान के भी काफ़ी सारे जो एरियाज थे वो अपने मगध के अंदर इंक्लूड किए. During his reign, apart from Tamil region, entire India and a large part of Afghanistan was included in Maurya kingdom. क्या कह रहा है कि जब अशोक ने रूल किया तो तमिल के साथ साथ पूरे इंडिया और कुछ अफगानिस्तान का भी जो पार्ट था वो मौर्य किंगडम में शामिल हो चुका था. इन इस 8th year ऑफ कॉरोनेशन, जो उसका 8वां साल था, अशोक इन्वेडेड कालिंगा. उसने कालिंगा पे अटैक किया इन 261 CE, इन विच 1 लाख पीपल डाइड, जिसमें 1 लाख लोगों की मौत हुई थी. On the basis of Hathigump record, it is estimated at that time नंद राजा वॉज द रूलर ऑफ कालिंगा. हतिमगुम्प रिकॉर्ड से पता चलता है कि उस वक्त कालिंगा का राजा था नंदराज. दिस मास किलिंग डिस्ट्रैक्टेड अशोक टू सच एक्सटेंट दैट ही डिक्लेयर्ड नेवर टू टच वेपन्स अगेन. और इतने ज़्यादा लोगों के मरने से अशोक इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया कि उसने डिक्लेयर कर दिया कि वो आज के बाद कभी हथियार को हाथ नहीं लगाएगा. धौली और तोशली वॉज मेड द कैपिटल ऑफ कालिंगा. बाद में इन दो जगह को कालिंगा की कैपिटल बनाया गया. कैपिटल ऑफ कालिंगा. अंडर मगध किंगडम, इन द influence of Shraman, Nirgod and Upagupta, Ashok initiated Buddhism and adopted धम्मघोष इंस्टीड ऑफ भैरी घोष. लेकिन बाद में अशोक ने भी क्या किया, बुद्धिज्म को इनिशिएट कर लिया. अकॉर्डिंग टू कालाहनास राजतरंगिणी, अशोक वॉज अ वर्शिपर ऑफ शिवा बिफोर अडॉप्टिंग बुद्धिज्म. राजतरंगिणी ऐसे हमें ये पता चलता है कि अशोक शिव का भक्त था बुद्धिज्म अडॉप्ट करने से पहले. लेटर ही बिकेम द डिसाइपल ऑफ मोगलीपुत्र फॉर हिज एंटायर लाइफ. बाद में वो मोगलीपुत्र का शिष्य बन गया. इन द adjacent hills, Ashok built 4 caves for the settlement of his dependents, namely Sodama, Chapar,
विश्व, जोधी एंड कर्ण। बाद में उसने वहाँ पे 4 गुफाएं बनाई थी अपने और अपने डिपेंडेंट के सेटलमेंट के लिए। ही परफॉर्म रिलीजियस ट्रैवल टू बौद्ध गया इन द 10th ईयर ऑफ हिज कॉरोनेशन। बाद में ठीक है ना, उसने काफ़ी सारी धार्मिक यात्राएं भी की थी बौद्ध गया की। ओके, एंड टू लुम्बिनी कपिल वस्तु इन द 12th ईयर ऑफ हिज कॉरोनेशन। इट इज़ नोन फ्रॉम रोमानंदी रिकॉर्ड्स दैट अशोक हैज़ रिड्यूस टू द रेट ऑफ टैक्स। बाद में कुछ रिकॉर्ड्स हमें पता चलता है कि उसने टैक्सेस भी काफ़ी कम कर दिए थे। 16 to 18 चोल, चेरा, पंड्या, केरला हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द 4 नेबरिंग इंडिपेंडेंट स्टेट। ये उसके आसपास की 4 इंडिपेंडेंट स्टेट थे एज पर द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक। In a short inscription associated with his coronation, Ashok has described himself as a बौद्ध शक्य। ओके, बाद में उसने अपने आप को एक बौद्ध शक्य के नाम से भी डिस्क्राइब किया था। धम्म। Ashok established ideals for the moral development of mankind. These were called धम्म। कह रहा है कि अशोक ने इंसान के मॉरल को डेवलप करने के लिए, नैतिकता को डेवलप करने के लिए कुछ आइडियल्स, कुछ आदर्श सुझाए थे और उन्हीं को धम्म नाम से जाना जाता है। डेफिनेशन ऑफ अशोक धम्म हैज़ बीन गिवन इन द 2nd and 7th रॉक एडिक्ट। अशोक के धम्म की जो डेफिनेशन है वो 2nd और 7th रॉक एडिक्ट्स में दी गई है। अकॉर्डिंग टू हिम शनिंग ऑल द ईविल एक्शन, उसके अकॉर्डिंग जितने भी बुरे काम हैं उनको छोड़ देना। वेलफेयर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के भले के लिए सोचना। कंपैशन मीन त्याग। चैरिटी मीन ओके दान। ट्रुथ सत्य। प्योरिटी ऑफ एक्शन, और हमारे काम बिल्कुल सही शुद्ध होना, इन सबको धम्म कहा गया है। द इसेंशियल कंडीशन ऑफ फॉलोइंग धम्म इंक्लूड सेंटली नेचर। ओके, और धम्म को अडॉप्ट करने की जो कुछ शर्तें थी वो ये थी कि सेंटली मतलब साधु जैसा स्वभाव होना चाहिए। परफॉर्मिंग वर्क ऑफ पब्लिक वेलफेयर, लोगों के भले के लिए काम करें। बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल ईविल्स, सारी बुराइयां छोड़ दें। गुड बिहेवियर। कंपैशन मीन्स त्याग। चैरिटी। ग्रैटिट्यूड मीन्स थैंकफुलनेस। नॉट किलिंग एनी लिविंग बीइंग, किसी जिंदा ओके जीव को नहीं मारना। ओबेइंग वंस पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का, बड़ों का कहना मानना। रिस्पेक्ट फॉर वंस गुरु, गुरु की इज्जत करना। बीइंग चैरिटेबल टुवर्ड्स वंस फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ब्राह्मण एंड नीडी। ओके, अपने मित्र, रिलेटिव्स, ब्राह्मण और नीडी के लिए ओके दान वगैरह करना, ये सब कुछ उसके धम्म की कुछ कंडीशन थी। According to the 3rd Rock Edict, there is also a provision of moderately collecting and moderately spending money. ओके, बाद में उसने अपने 3rd एडिक्ट में भी लिखा था कि पैसा उतना ही कलेक्ट किया जाए जितना कि हमारा खर्चा हो। ओके, सोच समझ के ओके कलेक्ट किया जाए और सोच समझ के खर्च किया जाए। अकॉर्डिंग टू भाबरू रॉक एडिक्ट, अशोक एक्सप्रेसेस बिलीव इन द बुद्ध त्रिरत्न, नेमली बुद्ध, धम्म एंड संघ। बाद में कुछ ओके रिकॉर्ड्स से हमें ये भी पता चलता है कि उसने अपना विश्वास ओके बुद्ध की त्रिरत्न में भी दिखाया था, जिसका नाम बुद्ध, धम्म और संघ था। इन शॉर्ट रॉक एडिक्ट ऑफ सांची, रीजन डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश, एंड सरनाथ विच इज वाराणसी इन यूपी, अशोक ऑर्डर द महामंत्र ऑफ कुशामिनी एंड पाटलिपुत्र टू बॉयकॉट सच भिक्षुज एंड भिक्षुनिनीज हु ट्राई टू डिसयूनाइट द काउंसिल। बाद में उसने ये भी कहा कि जो भिक्षु और भिक्षुनीज हमारी काउंसिल को ठीक है ना डिसयूनाइट करते हैं, एकता ठीक है ना अनेकता ओके मतलब कि अलग कर रहे हैं लोगों को, ऐसे लोगों को हमें बायकाट करना चाहिए। इन द फर्स्ट एडिक्ट इट वॉज ऑर्डर दैट नो एनिमल शुड बी किल्ड फॉर एनी यज्ञ। बाद में ये भी ऑर्डर दिया गया किसी भी यज्ञ के लिए कभी भी किसी जानवर को मारा नहीं जाएगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे धम्म यात्रा, ये सब कुछ अशोक का डिस्क्रिप्शन है। रिलीजियस ट्रैवल, धार्मिक यात्रा। बिफोर अशोक रेन किंग यूज टू परफॉर्म विहार यात्रा। क्या कह रहे हैं, अशोक के रूल से पहले जो राजा थे वो विहार यात्रा करा करते थे। फॉरेस्ट ट्रैवल, जंगल में जाके रहते थे। ड्यूरिंग विच दे यूज टू किल एनिमल्स फॉर देयर एंटरटेनमेंट, और वहाँ वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए जानवरों को मारते थे। इन प्लेस ऑफ सच ट्रैवल्स अशोक अरेंज फॉर धम्म यात्रा, ऐसी यात्राओं की जगह अशोक ने धम्म यात्रा अरेंज की। इन विच ट्रैवल्स वर इनिशिएटेड टू एल्डरली पर्सन, जहाँ पे जो यात्रा है वो बड़े लोगों के लिए इनिशिएट की जाती थी।
During Ashok's reign, the state employee Pradeshik, Rajjuks, and Yuktak were sent on travel for propagation of religion every fifth year. अशोक के राज्य में जो स्टेट एम्प्लॉयज़ थे प्रदेशिक राजयुक्त एंड युक्त उनको भेजा जाता था ऑन ओके ट्रैवल के ऊपर ताकि वो जो रिलीजन है उसको प्रोपेगेट करे एवरी फिफ्थ ईयर विच वॉज कॉल्ड एज अनुसंधान और इसी को अनुसंधान कहा गया है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे धम्म महामंत्र। इन द 14 ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन, जब 14 साल हुए उसको कोरोनेशन के, अशोक अपॉइंटेड धम्म महामंत्र whose major responsibility was to propagate her religion। उसने क्या अपॉइंट किया? धम्म महामंत्र, जिसका मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पोस्ट है जो ऐसे इंसान को दी जाती थी जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि वो जाके हर जगह रिलीजन को प्रोपेगेट करेगा लोगों के बीच में। टू इंस्पायर दैम फॉर वर्क ऑफ पब्लिक वेलफेयर, ताकि लोग पब्लिक के वेलफेयर के लिए, उनके भले के लिए काम करें, चैरिटी करें। रिलीजिंग प्रिजनर्स, कैदी हैं उनको छोड़ दिया जाए फ्रॉम इम्प्रिजमेंट, और रिड्यूसिंग देयर टेन्योर ऑफ पनिशमेंट, या उनकी पनिशमेंट का जो समय है वो कम कर दिया जाए। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू देयर डिपेंडेंट्स, जो कैदी हैं उनके घर वालों को कुछ पैसा वगैरह उनकी हेल्प के लिए दिया जाए। तो बाद में ओके अशोक का के ऊपर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा धर्म का कब पड़ा था? जब उसने कालिंगा पे अटैक किया था और वहाँ पे 1 लाख लोग मारे गए। तो 1 लाख लोगों की मरने से इसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि उसने ओके कसम खा ली कि वो कभी भी हथियारों को नहीं छुएगा। ओके एंड लेटर ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म। उसके बाद में उसने धम्म ओके इंट्रोड्यूस किए और उसी के अकॉर्डिंग ठीक है दया दान के काम वो करने लगा और धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाने का काम वो करने लगा। उसके बाद में है रॉक एडिक्ट्स। अशोक वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू एड्रेस हिज सब्जेक्ट थ्रू एडिक्ट्स। पहला ऐसा रूलर था जो अपने लोगों को एडिक्ट्स के थ्रू संबोधित किया करता था। ही गॉट इंस्पिरेशन टू डू सो फ्रॉम डारियस द रूलर ऑफ ईरान। ये करने की प्रेरणा उसे ईरान के रूलर डारियस से मिली थी। मोस्ट ऑफ द एडिक्ट्स ऑफ अशोक आर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ज़्यादातर अशोक के जो एडिक्ट्स हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। विद द एडिक्ट फाउंड इन मनसेरा एंड शबजगदी इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया आर इन खरोष्टी स्क्रिप्ट। ओके और कुछ उसके और भी एडिक्ट्स हैं जो खरोशी लिपि में लिखे गए हैं। ऑन वन पिलर ब्रॉड फ्रॉम तोपरा टू दिल्ली, एक पिलर है जो तोपरा से दिल्ली लेके आया गया है। 7 edicts have been inscribed on a single pillar। इस सिंगल पिलर के ऊपर 7 edicts खोदकर इंस्क्राइब किए गए हैं। ग्रीक किंग एरिकस सेकेंड फाइंड मेंशन इन द सेकेंड एंड थर्ड edict। जैम प्रिंसिप वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सक्सेसफुली इंटरप्रेट द edicts ऑफ अशोक। क्या कहते हैं? जैम प्रिंसिप एक पहला ऐसा इंसान था जिसने सक्सेसफुली अशोक के edicts को एक्सप्लेन किया। इन्फ्लुएंस्ड बाय अशोक, किंग तसा एंड तम्पर्नी, श्रीलंका का जो था, दे अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवम पिया। ही ऑल्सो इन्वाइटेड ओके क्या कह रहे हैं बाद में जो ओके श्रीलंका का जो किंग था वो भी अशोक के धम्म से ठीक है उसके इंस्क्रिप्शन से काफ़ी इंस्पायर हुआ था। ही ऑल्सो इन्वाइटेड एम्पर अशोक ऑन द ओकेजन ऑफ हिज सेकेंड कॉरोनेशन, और उसने अपने सेकेंड कॉरोनेशन सेरेमनी पे अशोक को भी इन्वाइट किया था। अशोक सन महेंद्र कैरिड अ पार्ट ऑफ बौद्ध वृक्ष एंड अटेंडेड दिस सेरेमनी। अशोक का जो बेटा था महेंद्र ओके ही कैरिड अ पार्ट ऑफ बौद्ध वृक्ष, और उसने जाके ठीक है ना अशोक की जगह ये सेरेमनी अटेंड की थी। दिस इज रिगार्डेड टू बी द बिगनिंग ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, और कहते हैं कि इसी से श्रीलंका के अंदर बुद्धिज्म की शुरुआत हो गई थी। वहाँ के लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानने लगे थे। आफ्टर 40 years ऑफ रूल अशोक डाइड इन 232 CE। 40 साल तक रूल करने के बाद 232 CE में अशोक की मृत्यु हो गई। सो क्लास यहाँ तक आप ये चैप्टर करेंगे। ओके रीड इट टिल हियर। क्वेश्चंस आई विल टेल यू विच क्वेश्चंस you need to do. Topic, I will tell you that which topics have been deleted in the video itself. So if you want to know the syllabus in detail, okay, you have to watch the videos. Till then आप यहाँ तक पढ़ेंगे, इसमें जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं ओके उसका ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स मैंने आपको
बताए हैं कि हट चुके हैं। थैंक यू।